जी स्टार्ट करते हैं जी हम। विक्टोरियन एज। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू Yes, सो sir. मच। विक्टोरियन एज 1832 से 1900 तक विक्टोरियन एज का ड्यूरेशन है। और विक्टोरियन एज का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम से है। लेकिन जो क्वीन विक्टोरिया का जो रेन है, रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1837 टू 1901। ये क्वीन विक्टोरिया का ये ड्यूरेशन था। विक्टोरियन एज एक बड़ी एज है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द अर्ली विक्टोरियन पीरियड और द लेटर विक्टोरियन पीरियड। द अर्ली विक्टोरियन पीरियड को देखें 1832 से 1870, और लेटर विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1900। तो ये एक बड़ी एज है और इसमें लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा लिखा गया, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिक्लाइन ऑफ रोमांटिसिज्म आफ्टर 1820। 1820 के बाद रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक मूवमेंट है, रोमांटिक लिटरेचर, वो डिक्लाइन होता है। और उसकी जो मेन रीज़न थी वो जो यंग ग्रुप है उसके सडनली उनकी जो डेथ हुई, उस वजह से रोमांटिक एज इख्तिताम को पहुंचती है। वर्ड्सवर्थ रोट मैरिड पोएम स्टिल 1815 के। वर्ड्सवर्थ हालांकि 1850 में उनकी डेथ होती है, 1850 में, लेकिन उन्होंने जो अच्छी पोइट्री लिखी वो 1815 तक अच्छी पोइट्री लिखी। कॉलरिज रोट मैरिड पोएम स्टिल 1817। इसी तरह कॉलरिज ने भी जो मैरिड पोएम्स लिखी वो 1817 तक लिखी, उसके बाद उन्होंने कोई ख़ास रिमार्केबल उनकी कंट्रीब्यूशन पोइट्री में नहीं है। Victorian age started from 1832 with the passing of First Reform Act 1832, Representation of the People Act। तो विक्टोरियन एज पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। इसमें इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल बहुत सारी चेंजेस हुई, बहुत सारे बिल्स पास हुए। और इसमें जो मेजर जो रिफॉर्म एक्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म एक्ट आए कि 3 रिफॉर्म मेजर रिफॉर्म एक्ट आते हैं। तो बेसिकली ये जो रिफॉर्म एक्ट थे ये वोटिंग सिस्टम से रेलिवेंट थे। जो इंग्लैंड है वो एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा था। वो किंगशिप से डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और क्वीन तो मौजूद थी, क्वीन एज ए सिंबल मौजूद थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इंग्लैंड का, वो सारा का सारा डेमोक्रेटिक सेटअप में कन्वर्ट हो रहा था। इंग्लैंड वाज टर्निंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल इनटू ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। इसके साथ साथ इंग्लैंड, जो कि पहले किसी टाइम में एग्रीकल्चरल कंट्री होता था, फिर बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में कन्वर्ट हो जाता जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। फिर उसके बाद रिपील ऑफ कॉर्न लॉज इन 1846। एक रिपील ऑफ कॉर्न लॉज 1846 ये इस देश का एक अहम इवेंट है। सेकंड रिफॉर्म एक्ट 1867 कि जो पहला रिफॉर्म एक्ट है वो 1832 में था, फिर सेकंड रिफॉर्म एक्ट 1867 में आता है। तो ये भी इस एज का एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1820 से 1832 ये जो 12 साल हैं, बैरन ईयर्स फॉर लिटरेचर इनको कंसिडर किया जाता है। इस एज में भी लिटरेचर लिखा गया, लेकिन माइनर पोइट्स, माइनर राइटर्स थे, लेकिन वो उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के टेनिसन या कीट्स और बायरन या शैले, उस लेवल के वो राइटर नहीं थे। विक्टोरियन लिटरेचर started when Tennyson's first important volume poems appeared in 1832। और अगर हम विक्टोरियन लिटरेचर की बात करें तो विक्टोरियन एज की बात करें 1832 में विद द पब्लिकेशन ऑफ टेनिसन्स फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स, उसके साथ ही विक्टोरियन लिटरेचर का, विक्टोरियन एज का आगाज़ हो जाता है। इसमें क्योंकि ये पॉलिटिकली ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके में बहुत सारे और भी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहले हम इस एज का बैकग्राउंड देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इसकी लिटरेचर की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिफॉर्म एक्ट 1832। 1832 का रिफॉर्म एक्ट क्या था? आपने अपनी हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, रिफॉर्म एक्ट के बारे में सुना होगा आपने, लेकिन उसके थोड़े से हम देखते हैं इसके क्या फीचर्स थे, क्या था वो। It introduced major changes to the electoral system of England and Wales. It abolished uh, teeny districts
gave representation to cities, gave the vote to small landowners, tenant farmers, and shopkeepers, and to householders who paid a yearly rental of 10 pound. तो बेसिकली ये इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं, वोटिंग सिस्टम के अंदर ये चेंजेस हैं। जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, उसकी तरफ उसमें रिफॉर्म्स आ रही थी। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसमें ये नोट करेंगे कि जब इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी जो कि वोटिंग सिस्टम पे चलती है, उन्होंने सारे लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया, वोट का राइट नहीं मिला, किसी सबको नहीं मिला। स्टार्ट में जो वोट का जो राइट था वो सिर्फ अरिस्टोक्रेसी के पास था, ठीक है, या जो मेन जो मेजर जो सिंबॉलिक आइकॉनिक जो फिगर्स होती हैं, जो आइकॉनिक जो फैमिलीज होती हैं, एक ख़ास जो क्लास है, सिर्फ उसी को वोट का राइट था। आम बंदे के पास वोट का राइट नहीं था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, या जब से पाकिस्तान में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है वोटिंग का, तो हर बंदे के पास, चाहे वो मज़दूर है या चाहे वो कुछ भी ये काम करता है नहीं करता, हर बंदे के पास वोट का राइट है। उसका नुकसान क्या होता है कि उनके वोट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी गुर्बत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोग उनके वोट को परचेज़ करते हैं, उनको ब्राइब करते हैं पॉलिटिशियंस, और फिर इस तरह जो ज़्यादा ब्राइब करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, अल्टीमेटली वही जो है वो हमारे सिस्टम में वो जीत जाता है। तो उसका बहुत नुकसान होता है हमें, कि जो लोग अपना वोट बेचते हैं, जो बरादरी सिस्टम पे इस तरह वोट देते हैं। लेकिन इंग्लैंड की कामयाबी, वहाँ के जो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हुई, इसमें रीज़न क्या है? उन्होंने हर एक को वोट का राइट नहीं दिया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वोट का जो राइट है वो लोगों को दिया, ठीक है। तो इस वोटिंग सिस्टम में या इस रिफॉर्म एक्ट में उन्होंने क्या किया कि जो छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स थे, या जो शॉपकीपर्स थे, या जो किसी भी घर का जो सरबराह था, जो कि ईयरली 10 पाउंड का जो रेंट देता था, सॉरी जो टैक्स पे करता था, सिर्फ जो टैक्स पे करता था उसको ही वोट का राइट था। बाकी लोगों को वोट का राइट नहीं था, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स को वोट का राइट नहीं था। सिर्फ जो हेड था, फैमिली हेड, सिर्फ उसी को वोट का राइट था। या शॉपकीपर्स जो टैक्स पे करते थे, या जो लैंड ओनर्स जो टैक्स पे करते थे, उनको इस एक्ट के अंदर, मतलब इससे पहले इनको भी नहीं था, इस एक्ट के अंदर इन लोगों को वोट का राइट मिलता है। उसके अलावा ये फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आता है 1832 में। उसके बाद क्या आता है? एक और चेंज आती है, एक और आप कह सकते हैं कि लॉ के अंदर एक और चेंज की जाती है, और वो है कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज मतलब एग्रीकल्चर से रेलेवेंट ये लॉज थे जो कि पास किए गए। द कॉर्न लॉज वर टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्टेड फूड एंड grain enforced in the United Kingdoms between 1815 एंड 1846। तो बेसिकली ये जो कॉर्न लॉज हैं, ये बहुत सारे लॉज थे, छोटे छोटे लॉज थे, जिनका आगाज़ जो है, ये लॉ मेकिंग जो है वो 1815 में स्टार्ट होती है, और 1846 तक ये लॉ लॉ मौजूद रहते हैं। इनका मकसद क्या था? जैसे कि हमने कहा कि इंग्लैंड एक एग्रीकल्चरल से मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में शिफ्ट हो रहा था। एग्रीकल्चर जो थी बहुत कम रह गई थी, और उसमें प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। तो जो वहाँ के लोकल जो लैंड ओनर्स थे, जो एग्रीकल्चर से रेलेवेंट जो लोग थे, उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली कॉर्न लॉज बनाए गए, कि बाहर से मंगवाए जाने वाले हर किस्म के जो कॉर्न है, जो अनाज है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए, ताकि जो लोकल फार्मर है उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मेन इशू है वो क्या चल रहा है, कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। हम हर चीज़ मंगवा रहे हैं, उससे हमारा जो लोकल जो इन्वेस्टर है वो डैमेज होता है। और तो यहाँ पर यही किया गया कि अगर बाहर से कोई अनाज मंगवाना है, बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए, और जो लोकल फार्मर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया गया।
The word corn denotes all cereal grains including wheat, oats and barley. मतलब कॉर्न में हर चीज़ आ जाती है, कोई एक सिर्फ गंदम नहीं आती, उसमें बाजरा, उसमें मकई, हर चीज़, तमाम ग्रेन्स उसमें आ जाते हैं. They were designed to keep grain prices high to favor domestic producers, वही जो मैंने बात बताई. The first 2 years of Great Famine in Ireland of 1845 to 1849 forced a resolution because of the urgent need for a new food supplies. फिर क्या हुआ कि आयरलैंड के अंदर कहत आ जाता है जब ये कॉर्न लॉज इम्प्लीमेंट हो गए, चलते रहे ये लॉज. फिर 1845 में आयरलैंड के अंदर कहत स्टार्ट हो जाता है. और आयरलैंड जो कि इंग्लैंड का पार्ट था उस वक़्त, जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट इंग्लैंड का पार्ट था, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जिस तरह इंग्लैंड ने रूल किया, इसी तरह आयरलैंड के ऊपर और स्कॉटलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड का रूल था. तो इनके ज़ेर असर जो आयरलैंड था वहाँ पे कहत आ जाता है. और आयरलैंड भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, और वो कहत कैसे आता है. आयरलैंड की जो मेजर क्रॉप है वो है पोटैटो, आलू. तो आलू को एक बीमारी लगती है, एक फंगस, एक बीमारी, ख़ास तौर पर उसके एक नाम भी है. वो एक ख़ास बीमारी आलू की फसल को लगती है. उससे क्या होता है कि पूरे आयरलैंड के अंदर आलू की सारी जो फसल है वो तबाह हो जाती है. और उनकी जो, जिस तरह हमारे यहाँ मेजर जो क्रॉप है वो गंदम है, वो हम खाते हैं, इसी तरह आयरलैंड में जो लोग ज़्यादा घर में खाते हैं वो आलू. यूरोप में भी, बाकियों में भी ऐसे ही है, आलू ज़्यादा वहाँ खाया जाता है. तो आलू की जो फसल है आयरलैंड के अंदर, वो सारी की सारी जो है वो तबाह हो जाती है, और उसका जो सारा लोड है वो इंग्लैंड के ऊपर पड़ता है. तो फिर वहाँ पर वो जो कॉर्न लॉज जो थे उनको रिपील किया गया. रिपील से मुराद उनको अबॉलिश किया गया, उनको ख़त्म किया गया, ताकि बाहर से जो अनाज है वो मंगवाया जा सके, ताकि उस कहत पे काबू पाया जा सके. फिर उसकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए, अनाज की वहाँ पर फूड प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, फिर रिपील ऑफ कॉर्न लॉज, मतलब उन लॉज को ख़त्म किया गया. Repeal of the Corn Laws as a decisive shift toward free trade in Britain. तो इससे क्या हुआ कि जब रिपील ऑफ कॉर्न लॉज हुआ, उसका मतलब है कि जितने भी टैक्सेस थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए इंपोर्ट के ऊपर. और फिर यहाँ से इंग्लैंड में एक और नए इरा का आगाज़ होता है, और वह फ्री फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड यहाँ से शुरू हो जाती है. रॉबर्ट पील बिकेम कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर इन 1841, या 1841 है. आगे कुछ चीज़ मिसिंग है. एंड हिज गवर्नमेंट सक्सीडेड इन रिपीलिंग द टैरिफ्स. तो रॉबर्ट पील ये जो प्राइम मिनिस्टर बना 1841 में, तो इसने फिर जो ये जो कॉर्न लॉज हैं, इनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो ख़त्म किए, जो कॉर्न लॉज ख़त्म किए. और रिपील ऑफ कॉर्न लॉज से वो लॉज जो फिर मशहूर हुए, जो उसने ख़त्म किए, चेंज जो वो लेके आया. उसके बाद फिर आगे चले तो रिफॉर्म एक्ट 1867 है जी. अब ये कौन सा रिफॉर्म एक्ट है जी? ये सेकंड रिफॉर्म एक्ट है. पहले हमने 1832 का रिफॉर्म एक्ट पढ़ा, अब ये सेकंड रिफॉर्म एक्ट है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1867, ये इसका पूरा नाम है. और द सेकंड रिफॉर्म एक्ट, इसको सेकंड रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं. बिफोर द एक्ट ओनली 1 million of 7 million अडल्ट मैन इन इंग्लैंड एंड वेल्स कुड वोट. अब इसमें आप देखेंगे इस लॉ से पहले क्या था कि इंग्लैंड और वेल्स के जो 7 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, तो 7 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन पीपल को वोट का राइट हासिल था. द एक्ट इमीडिएटली डबल द नंबर. तो इस एक्ट ने क्या किया कि वो जो नंबर है वो डबल कर दिया, मतलब 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गए, और उनको वोट का राइट मिला. मोर ओवर बाई द एंड ऑफ 1868 all male heads of household वर enfranchised. तो फिर 1868 तक जितने भी हर घर, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसका जो सरबराह था, उसको वोट का राइट दे दिया गया सेकंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर. तो इस तरह ये सेकंड रिफॉर्म एक्ट था. तो ये तीन इसमें बेसिक चीज़ें हैं, तीन मेजर इसमें लॉज थे, जैसे कि
पहले नंबर पे है फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट है, फिर कॉर्न लॉज हैं, उसके बाद फिर रिपील ऑफ कॉर्न लॉज है, उसके बाद फिर सेकंड रिफॉर्म एक्ट आता है। तो ये वो सारी पॉलिटिकल साइड पे जो चेंजेस हैं इंग्लैंड के अंदर जो इस टाइम पे हुई, वो हमने यहाँ तक डिस्कस की। अब हम देखते हैं जी अर्ली विक्टोरियन पीरियड। अब हम देखते हैं लिटरेचर के हवाले से इसकी क्या या ओवरऑल सोशल लेवल पे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अर्ली विक्टोरियन पीरियड की। अर्ली विक्टोरियन और जो लेटर विक्टोरियन है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की अप्रोचेज़ में डिफरेंस है। इनको हम इसलिए भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्योंकि जो अर्ली विक्टोरियन पीरियड है वो लेटर विक्टोरियन पीरियड से मुख्तलिफ है। दोनों की करेक्टरिस्टिक्स, दोनों का माइंडसेट, राइटर्स का माइंडसेट, इवन कि जनरल पब्लिक का माइंडसेट अर्ली और लेटर विक्टोरियन के अंदर डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या बेसिक ऐसे क्या हुआ कि लेटर विक्टोरियन जो पीपल थे they were different from the first or early Victorian period. तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ मिडिल क्लास सुप्रीमेसी इसे हम कहते हैं कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड में मिडिल क्लास उसने काफ़ी ग्रोम किया, काफ़ी स्ट्रगल की और काफ़ी एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे वो आ गई। एज ऑफ फ्री ट्रेड भी इसे हम कहते हैं, जैसे कि रिपील ऑफ कॉर्न लॉज के बाद फिर एज ऑफ फ्री ट्रेड का आगाज़ होता है यहाँ पे। अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन हम देखते हैं इस एज के अंदर। कंपटीशन सिर्फ पूरे यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के दरमियान, जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि स्वीडन है, जैसे कि इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, नॉर्वे है, इन सब के आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो चुके थे। एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जी यहाँ से अब यूरोप के अंदर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं वो इनकलकेट होना स्टार्ट हो गए थे पूरे यूरोप के अंदर। एज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म, और इसी तरह इस एज में डाउट्स, पेसिमिज्म, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। एज ऑफ रियलिज्म रेदर देन ऑफ रोमांस, तो ये जो एज है विक्टोरियन एज, ये रियलिस्टिक एज है। रियलिज्म इसमें ज़्यादा डोमिनेंट होता है और जो रोमांटिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। रोमांटिसिज्म आल्सो कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस एज, डिक्लाइन हो रही थी जैसे मैंने कहा, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी, डिक्लाइन हुई थी। ठीक है, और रोमांटिसिज्म वीक होती जा रही थी और रियलिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और फिर क्या हुआ कि विक्टोरियन एज के बाद जब मॉडर्न एज आती है तो वहाँ पर रियलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट्स। अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज में अगर हम ये क्वेश्चन करें कि कौन सी टेंडेंसी ज़्यादा पॉपुलर है या कौन सी टेंडेंसी इस एज के अंदर चल रही है, तो इसमें ये है कि इसमें दोनों टेंडेंसीज चल रही हैं, क्लासिसिज्म प्लस रोमांटिसिज्म। ये नहीं है कि विक्टोरियन एज सारी की सारी क्लासिकल एज है या वो रोमांटिक एज है, नहीं, उसमें क्लासिसिज्म भी है और रोमांटिसिज्म भी है। कुछ राइटर्स जो है वो क्लासिक हैं और कुछ राइटर्स रोमांटिक हैं। अगर हम इलियट की बात करें तो खैर वो तो आगे आएंगे। जैसे कि हम टेनिसन की बात करें, टेनिसन ज़्यादातर क्लासिकल है। और अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग रोमांटिक है। ऑर्नल्ड की बात करें, ऑर्नल्ड जो है वो क्लासिकल है। ठीक है, इसी तरह बेशुमार और राइटर्स जो हैं वो कुछ कोई रोमांटिक है और कोई इसमें क्लासिक है। तो राइटिंग के अंदर हमें एक मिक्सचर जो है वो हमें नज़र आता है। दोनों टेंडेंसीज जो है वो चल रही हैं। अगर हम अर्ली विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो दोनों की में अगर कुछ मेजर डिफरेंसेस देखें तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड में क्या है, फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस। तो इसमें ऑप्टिमिज्म है, एक होपफुल एटीट्यूड है लोगों का, प्रोग्रेस पे बिलीफ है लोगों का, और ये कि अच्छा टाइम आएगा उसके ऊपर बिलीफ है। लेटर विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो दैट इज़ ऑपोजिट टू द फर्स्ट और अर्ली विक्टोरियन पीरियड। इसमें डाउट्स हैं, इसमें स्केप्टिसिज्म है, क्वेश्चनिंग बिकेम द मेन करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ।
अगर ओवरऑल इस एज को देखें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, डाउट एंड फेथ, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, कि विक्टोरियन एज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे। और उसमें जो सबसे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट विक्टोरियन एज के अंदर आया वो साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट आया। साइंस और रिलीजन ये दो बड़े स्टेक होल्डर थे सोसाइटी के, और रिलीजन जो कि सदियों से लोगों की ज़िंदगियों पर डोमिनेंट था और डोमिनेंट चला हुआ आ रहा था, विक्टोरियन एज में फर्स्ट टाइम रिलीजन को सेट बैक मिलता है। और साइंस जिसका आगाज़ 16 सेंचुरी से होता है, गैलीलियो की टेलीस्कोप के साथ, गैलीलियो की इन्वेंशन के साथ, गैलीलियो की जो फिलॉसफी है, इंडक्टिव फिलॉसफी, उसके साथ जो साइंस का आगाज़ होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस डोमिनेंट हो जाती है और रिलीजन जो है, जो कि प्यूरिटन एज से वीक होना स्टार्ट हो गया था, रेस्टोरेशन एज से, वो लगातार वीक होता चला गया। और विक्टोरियन एज में जो साइंस है, जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो ज़्यादा डोमिनेंट था लोगों की लाइफ्स के अंदर। तो उससे क्या हुआ, साइंस जब डोमिनेंट होती है तो क्या हुआ, डाउट और फेथ, इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एक साइड पे डाउट और दूसरी साइड पे फेथ, फेथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है और डाउट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे कि सोसाइटी जो है वो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बनती जा रही है, और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और लोग जो है वो जैसी मटेरियलिज्म आती है, लोग के रिलीजन से दूर हो जाते हैं और स्पिरिचुअलिज्म से भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है। ठीक है। साइंस और रिलीजन के अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट कैसे था, उसका थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे दूंगा कि वो चीज़ जिसने रिलीजन की बुनियादों को यूरोप के अंदर हिला के रख दिया, और वो थी डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने रिलीजन की फाउंडेशंस को मुकम्मल तौर पे शेक कर दिया। सदियों से लोग रिलीजन पर यकीन, उन पे रिलीजन पे उनका बिलीव था, यकीन था, उनका फेथ था, तो वो फिर शेक हुआ कि इंसान तो ये समझ रहा था, जैसे कि अभी भी हम तो यही समझते हैं, बीइंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, वो भी यही समझते थे, वो भी यही इसी चीज़ पे यकीन रखते थे कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ठीक है। और इंसान या बाकी तमाम जानदार, बाकी तमाम हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है। लेकिन जब डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें क्या था कि उसने कहा कि इंसान तो बंदर से बना है। आप देख लें, बंदर की एक नस्ल थी जो कि क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुई, एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये डार्विन की थ्योरी थी, और लोगों को उसने बड़ा हैरत में डाल दिया, और बड़े मतलब उसने सोचो विचार में डाल दिया। लोगों ने गौर किया, लोग ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात उसने कही है। तो क्या हुआ कि रिलीजन तो कहता था कि आदम, जब पैराडाइज लॉस्ट आपने पढ़ी है, एडम और ईव जो है वो पैराडाइज में थे, वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको निकाला, जो उनकी मिस्टेक हुई उस वजह से, फिर उनको ज़मीन पर पहुँचा दिया। तो ये तो रिलीजन की थ्योरी है, जो रिलीजन ने बताया कि हमें इंसान कैसे बनता है। लेकिन डार्विन ने कहा ऐसा नहीं है, आप ऊपर से नहीं आए, बल्कि आप नीचे ही मौजूद थे। तो वो क्या है, बंदर जो है वो उसकी एक ख़ास नस्ल थी, स्पीशीज़ थी, जो कि ह्यूमंस में कन्वर्ट होती है। तो जब डार्विन ने ये थ्योरी पेश की तो लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, डाउट्स में चले गए, और उसका फिर ये नुकसान हुआ डार्विन की थ्योरी का कि लोगों ने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया। और अगर आप बाद में देखें तो मॉडर्न एज में, पोस्ट मॉडर्न एज में, आधे से ज़्यादा यूरोप जो है वो एथियस्ट है, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते।
बड़े से बड़े अगर आप स्कॉलर्स देखेंगे इस टाइम के बाद, जैसे कि रसल बहुत बड़ा नाम है, तो सारे के सारे स्कॉलर्स जो थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने रिलीजन को खैर बात गुड बाय कह दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो सोसाइटी के अंदर आया, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, एक आइडियोलॉजिकल क्लैश आया सोसाइटी के अंदर, आइडियोलॉजिकल डिवीजन सोसाइटी के अंदर जब क्रिएट हुई। और इस ओवरऑल जो सिनेरियो था, इसका पूरे मुआशरे के ऊपर बड़ा एक स्केप्टिक इम्पैक्ट उसका हुआ। लोग परेशान हो गए, रिलीजियस पीपल भी परेशान हो गए कि अब हम इसको कैसे डिफेंड करें। तो लोग तो धड़ धड़ जो है वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ के उन्होंने मतलब खैराबाद कह दिया, और वो किसी भी मज़हब से उन्होंने अपने ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। तो ये वो चेंज था जो कि सेकंड हाफ में आया। फर्स्ट हाफ में लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, सेकंड हाफ में जब वो थ्योरी आती है तो फिर एक सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट होती है। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं। इस एज में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? 1838 चार्टिस्ट मूवमेंट डिमांडिंग वोट्स फॉर वर्कर्स, एक चार्टिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है 1838 के अंदर। और ये मूवमेंट क्या थी? ये वर्कर्स, लेबरर्स की तरफ से एक मूवमेंट थी, और उनकी भी ये डिमांड थी कि उनको भी वोट का राइट मिले। ठीक है, जैसे हमने कहा रिफॉर्म एक्ट्स पास हुए, हर एक को वोट का राइट नहीं था। तो ये चार्टिस्ट मूवमेंट वर्कर्स की, लेबरर्स की, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, उन्होंने ये स्टार्ट की कि ताकि उन्हें भी वोट का राइट मिले। 1840 विक्टोरिया मैरीज प्रिंस एल्बर्ट, क्वीन विक्टोरिया की प्रिंस एल्बर्ट के साथ शादी हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़े एक तारीख साज ये एक टाइम था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इन दोनों की जो शादी है उसके बाद एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस और इस तरह की एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। 1845 पोटैटो फैमिन इन आयरलैंड टू 1850, और इसे ग्रेट हंगर का नाम भी दिया गया कि इंग्लैंड के अंदर, वही हमने इससे बात पहले भी डिस्कस कर ली है कि एक कैस साली आती है, बीमारी स्टार्ट हो जाती है, और उसे पोटैटो फेमिन, पोटैटो ब्लाइट भी उसे कहा जाता है, एक और भी नाम है पोटैटो ब्लाइट, पोटैटो फेमिन और पोटैटो ब्लाइट। ठीक है, जिसकी वजह से वो फिर रिपील ऑफ कॉर्न लॉज करने पड़े, बहुत सारे चेंजेस जो करनी पड़ी। ये आगे उसी की बात हो रही है, 1846 रिपील ऑफ कॉर्न लॉज, प्रोटेक्टिंग लैंड ओनर्स और ऑल दिस, के लैंड ओनर्स को और उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी सारी फसलें तबाह हो गई, उनको सपोर्ट करने के लिए 1846 में रिपील ऑफ कॉर्न लॉज ये स्टार्ट किए गए। 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आता है जी, एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल चेंज, आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट एक है जी यहाँ पे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और उसके साथ साथ 1848 में ही द प्री रेफलेट ब्रदरहुड इज़ फाउंडेड। तो इसमें मैं आपका फीडबैक चाहूँगा, मुझे आप बताएंगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या चीज़ है, आप मुझे बताएंगे इसमें, अगर आपको इसका कुछ आइडिया है ये तो। कार्ल मार्क्स ने जो दिया था सर, ये वही तो नहीं? एग्जैक्टली, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी पेश की थी कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बेसिकली कहा जाता है। तो वो 1848 में जब आया, तो उसने सोसाइटी में जो क्लास सिस्टम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, और उसका जो फिर उसने सोल्यूशन था वो फिर कार्ल मार्क्स ने इस सारे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने बयान किया। उसने कहा कि ये जो उसने रिलीजन को भी उसमें काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ किया कि रिलीजन इज़ ओपियम इन द हैंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटर्स, कि जितने भी ये एक्सप्लॉयटर्स हैं उनके हाथ में ये रिलीजन एक क्या है, एक नशा है, जो कि वो गरीबों को उस नशे पे लगाते हैं ताकि वो अपने राइट्स को डिमांड ना कर सकें। और रिलीजन जैसे कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो अगले जहान में मिलेगा। तो ये वो मतलब नशा है, ये वो लॉलीपॉप है जो कि एक्सप्लॉयटर्स आम लोगों को देते हैं
कि इस दुनिया में मुश्किलात हैं, आगे आसानी है, ताकि उनको इस दुनिया में राइट्स ना देने पड़े, और जो वेल्थ है वो इसी तरह अनइक्वल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। और इसी तरह द प्री रैफलेट ब्रदरहुड इज़ फाउंडेड, ये एक पोइटिक मोमेंट है, ये एक आर्टिस्टिक मोमेंट है, ये आर्ट से रेलिवेंट एक मोमेंट। जी, हम बात कर रहे थे प्री रैफलेट ब्रदरहुड, ये एक आर्टिस्टिक मोमेंट थी, आर्ट से रेलिवेंट, एक पोइट्री के अंदर भी, पेंटिंग के अंदर भी, म्यूज़िक के अंदर भी। ये एक ब्रदरहुड था जो कि जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1848 के अंदर। वो हम जब पोइट्री पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे चले 1851, ग्रेट एग्जीबिशन एट द क्रिस्टल पैलेस। इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन का एहतमाम किया जाता है, और क्रिस्टल पैलेस एक पैलेस है वहाँ पे, जगह है लंदन के अंदर। वहाँ पे इस एग्जीबिशन को डिज़ाइन किया जाता है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे कि इंग्लैंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका था, और इससे पहले फ्रांस 1815 के अंदर, बल्कि इससे पिछली सदी के अंदर 1790 1785 के अंदर फ्रांस बहुत सारी एग्जीबिशंस होस्ट कर चुका था, ऑर्गेनाइज कर चुका था, और फ्रांस हमेशा इंग्लैंड से हर लिहाज से तमाम कॉम्पिटिशन्स में एक स्टेप आगे ही रहा। ठीक है, तो अब क्योंकि इंग्लैंड भी फ्रांस के पीछे पीछे चल रहा था, और इंग्लैंड की कोशिश थी कि किसी तरह फ्रांस को compete किया जाए अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो इस तरह इंग्लैंड ने फिर 1851 में पहली एग्जीबिशन जो है वो उसकी बुनियाद रखी या उसको होस्ट किया। ठीक है, काफ़ी अरसे के बाद, फ्रांस इससे पहले बेशुमार एग्जीबिशंस कर चुका था। ठीक है, और इंग्लैंड ने 1851 में फर्स्ट अपनी एग्जीबिशन की, और इसमें जो मेन जो रोल था वो प्रिंस एल्बर्ट का था। प्रिंस एल्बर्ट ने इस सारी एग्जीबिशन को डिज़ाइन किया, इसको अरेंज किया। ठीक है, और कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी इंग्लैंड की तारीख की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी, जिसमें अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ और अदर कॉन्टिनेंट से लोग आए, और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स पेश की, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो कि इंग्लैंड के अंदर होती है। और बड़े बड़े राइटर्स जो कि इस टाइम पे मौजूद थे इंग्लैंड के अपने, और वो भी उस एग्जीबिशन का हिस्सा जो है वो बने, और उन्होंने उस एग्जीबिशन को देखा। अगर आपने मिस्टर चिप्स पढ़ा है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो उसमें भी मिस्टर चिप्स उस ग्रेट एग्जीबिशन का रेफरेंस देते हैं, और वो भी मिस्टर चिप्स भी इस एग्जीबिशन को देखने के लिए क्रिस्टल पैलेस आते हैं। इसी तरह आगे चले, ग्रेट एग्जीबिशन के बाद 1854 में क्रीमियन वॉर अगेंस्ट रशियन टू 1856, एक क्रीमियन वॉर होती है इंग्लैंड की और रशिया की, एक छोटी सी वॉर होती है, उसे क्रीमियन वॉर का जो है वो नाम दिया जाता है। 1857 इंडियन म्यूटनी, एक बहुत बड़ा, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, 1857 की जंग आज़ादी, उसे ब्रिटिश क्या कहते हैं, उसे इंडियन म्यूटनी कहते हैं। मतलब 1857 के अंदर इंडिया या सब कॉन्टिनेंट वो भी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बन चुका था, ब्रिटिश एम्पायर में इजाफा हो गया था, और ये इंडियन म्यूटनी के नाम से इस इवेंट को जाना जाता है 1857। इसी तरह 1863 लंदन अंडरग्राउंड बिगिन, लंदन में जो अंडरग्राउंड जो रेलवे है उसकी बुनियाद 1863 में जब रखी जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है बल्कि कंप्लीट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी सोशल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज इंग्लैंड के अंदर। इसी तरह 1867 बेंजामिन डिसराइली सेकंड रिफॉर्म बिल, वो जो सेकंड रिफॉर्म बिल की हम बात करते हैं 1867, वो बेंजामिन डिसराइली एक बहुत बड़े वज़ीर थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, तो वो सेकंड रिफॉर्म एक्ट पेश करते हैं। 1871 नॉन एंग्लिकन्स अलाउड टू अटेंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पाबंदी थी कि वो इंग्लैंड से बाहर के लोग उसमें एडमिट नहीं हो सकते थे एजुकेशन के लिए। तो 1871 में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में
अदर देन जो इंग्लिश पीपल हैं वो भी वहाँ पर एडमिशन्स के लिए उनको इजाज़त दे दी गई। 1876 इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। टेलीफोन की बात करें तो आप जानते हैं किसने टेलीफोन को ईजाद किया था? ग्राहम बेल ने सर। हाँ जी, ग्राहम बेल। 1876 में टेलीफोन जो है वो उसको ईजाद किया जाता है। 1877 विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो वो जो 1857 में इंडियन म्यूटनी का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 1877 में मुकम्मल होता है। मतलब जंग आज़ादी 1857 से स्टार्ट होती है और 1877 में जो आखिरी हुक्मरान है जो इंडिया का वो उसे शिकस्त हो जाती है और सारी की सारी जो स्टेट्स जो इंडियन स्टेट्स थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चली जाती हैं और उन तमाम स्टेट्स की क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस फाइनली जो है वो बन जाती है। तो इस तरह पॉलिटिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और बड़ी बहुत सारी चेंजेस भी इस एज के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हैं। इसके अलावा भी बेशुमार अगर आप सोशल लेवल पे देखें तो हंगामे, हड़तालें, तालाबंदी, स्ट्राइक्स और सिट-इन्स भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हमें इस टाइम के अंदर मिलते हैं। मतलब जैसे एक सोशल चेंज का जो प्रोसेस होता है, धरने हैं रोज़, चेंजेस एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। जिस तरह हमारे यहाँ भी ये चीज़ें बड़ी अब तेज़ी से सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिशियंस लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह उस टाइम में भी ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल्स थे वो बहुत ज़्यादा उस टाइम में हो रहे थे। तो दैट इज़ द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ विक्टोरियन एज, अर्ली विक्टोरियन एज। और उसके बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन चार्ल्स डार्विन की है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। चार्ल्स डार्विन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो पहली बुक थी चार्ल्स डार्विन की 1859 के अंदर द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये वो फर्स्ट बुक थी जिसमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी और जिसने मतलब सेकंड हाफ ऑफ विक्टोरियन एज को शेक करके रख दिया था। तो ये पहली मतलब बुक थी चार्ल्स डार्विन की। उसके बाद 1871 में चार्ल्स डार्विन की सेकंड बुक आती है द डेकेंड्स ऑफ मैन, द डिसेंट्स ऑफ मैन। जी, द डिसेंट्स ऑफ मैन में उसमें जो चार्ल्स डार्विन है वो मज़ीद और ज़्यादा वो शवाहिद लेके आते हैं। अपनी बात जो उन्होंने की थी कि इंसान बंदर से बना है, तो उस बात को मज़ीद जो प्रूव किया और ज़्यादा जो एविडेंसेस जो वो लेके आए वो अपनी इस बुक के अंदर जो उन्होंने पेश किए। assembled new evidence for the old idea that human descends from apes. बाइबल वाज नॉट साइंटिफिक हिस्ट्री। तो इस तरह बाइबल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म डार्विन ने की और इस तरह एक डायरेक्ट क्लैश जो है वो मज़हब का और साइंस का यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसकी बुनियाद चार्ल्स डार्विन जो रखते हैं। तो यहाँ तक ये इस सारी विक्टोरियन एज का बैकग्राउंड है और यहाँ तक हमने इसको डिटेल से देखा इस एज में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो कोई यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात आपने डिस्कस करनी है, कोई और बात ऐड करनी हो तो आप यहाँ तक ऐड कर सकते हैं। जी सर ये अभी ज्वाइन हुई है मीटिंग, पता नहीं दरमियान में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ भी नहीं हुआ, अब आके ज्वाइन हुई है। मुझे अब आपकी नाम भी नहीं लिखा रहा। आपका नाम क्या है? कनीज फातिमा सर। कनीज़ फातिमा, ठीक है। अच्छा यस सर, ग्रुप ये में है और कि गर्ल्स के भी आए हैं सर कि उनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई सर, हमारे से स्किप हो गया ये सारा। मुझे ये बताएं मुनव्वर, आप बताएं कि आपकी स्टार्ट से ज्वाइन हो गई थी? यस सर, जी फौरन हो गई सर 45 मिनट। फ़ौरन हो गई थी। यस सर। आपका कोई मिस हुआ? नो सर। ठीक है। आप डेयर पार्टिसिपेंट्स ना ये एक बात छोटी सी आप नोट कर लें और इसको अपने पल्ले भी बांध लें। अब क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और एक मिनट